नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम यहां मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि सौरभ चौबे की पुस्तक है उसको पूर्ण कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग अभी तक 3 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं और चौथा अध्याय जो कि दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है उसके गुलाम वंश को हम पूर्ण कर लिए हैं और उसमें खिलजी वंश मेरा दूसरा टॉपिक है। ओके दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम बहुत स्लो बोल रहे हैं तो आप अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाकर वॉइस को इंक्रीज कर लें और अपने वीडियो की क्वालिटी को भी बढ़ा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश, समय 1290 से 1320 ईस्वी। उसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अंतिम शासक जो थे वो मुबारक खिलजी थे। अफ़गानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश को खिलजी नाम से पुकारा जाता था। जो जातियाँ यहाँ बस गई उन्हें खिलजी कहा गया। खिलजी मूलतः तुर्क तो थे लेकिन इलबारी तुर्क नहीं। मेजर रेवॉटी ने यह सिद्ध किया है कि खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे। कुछ इतिहासकार उनको मिश्रित तुर्क अफ़गान मूल का मानते हैं। बर्नी जलालुद्दीन खिलजी को तुर्कों से भिन्न जाति का बताता है, जो कि सही नहीं है। वहीं दिल्ली की जनता उनको भ्रमवश अफ़गान वंश की मानती है। इसलिए उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी का स्वागत नहीं किया। बर्नी के अनुसार यद्यपि दिल्ली उच्च श्रेणी और संपन्न लोगों से भरपूर थी, किंतु बधाई के किसी स्वर ने जलालुद्दीन के राज्यारोहण का स्वागत नहीं किया। खिलजी भारत में मोहम्मद गौरी के साथ ही आए थे। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में जब गौरी घायल हुआ तब उसकी जान एक खिलजी अधिकारी ने ही बचाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलजी क्रांति। नंबर 1, खिलजी क्रांति ने यह बता दिया कि सत्ता शक्ति के बल पर प्राप्त किया जा सकता है, ना कि अमीर एवं उलेमा के समर्थन पर। खिलजी शासकों की सत्ता मुख्यतः शक्ति पर आधारित थी। दूसरा पॉइंट, यह धर्म का राजनीति से पृथक्करण करने का भी उद्घोष है या उद्घोषणा भी है कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इसने साम्राज्य विस्तार का एक नया अध्याय सल्तनत के इतिहास में प्रारंभ किया। वस्तुतः हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित राज्य उसके उत्तराधिकारी गुलाम सुल्तानों जैसे ऐबक से लेकर कैकुबाद तक के काल में उतना ही बना रहा जितना गौरी की मृत्यु तक था। गुलाम सुल्तानों ने केवल उन्हें क्षेत्रों को पुनः विजित किया जिसे गौरी ने विजित किया, किंतु उसके उत्तराधिकारियों के हाथ से निकल गए थे। नंबर 4 पॉइंट, यह निम्न वर्ग के मुसलमानों का उच्च वर्ग के मुसलमानों के खिलाफ भी विद्रोह था। नंबर 5, खिलजियों ने तुर्कों को उच्च पदों से बाहर नहीं रखा, लेकिन प्रशासन में तुर्कों के एकाधिकार को अवश्य तोड़ दिया। खिलजी क्रांति ने तुर्कों की नस्लवाद की नीति पर चोट की। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को भी बड़े पद दिए जाने की परंपरा आरंभ की। अब से कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा को महत्व दिया जाने लगा। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापक रूप से भारतीय मुसलमानों को प्रशासन से जोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी का वज़ीर नसरत खां जलेसर, मीर अर्ज जफ़र खां एवं वज़ीर तथा नायब दोनों पदों पर
आशीन, मलिक काफूर गैर तुर्क तो थे ही, साथ ही भारतीय मुसलमान भी थे। नंबर 6 पॉइंट, खिलजियों ने न जनता, न अमीर वर्ग और न ही उलेमा का समर्थन प्राप्त किया। उनके राज्यारोहण से यह अवधारणा सिद्ध हो गई कि बिना धार्मिक समर्थन के न केवल राज्य जीवित रह सकता है बल्कि सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता है। नंबर 7, खिलजी वंश के किसी भी सुल्तान ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेने का प्रयास नहीं किया, अपितु मुबारक खिलजी ने तो खलीफा के मुखौटे को भी तोड़ दिया। नंबर 8, खिलजी क्रांति ने जनमत संग्रह को भी सिद्ध किया था, क्योंकि जनता के ही डर से जलालुद्दीन खिलजी कुछ समय तक दिल्ली नहीं आया। वस्तुतः परिवर्तन इतने व्यापक थे कि इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए आर.पी. त्रिपाठी एवं मोहम्मद हबीब जैसे इतिहासकारों ने इसे खिलजी क्रांति के रूप में देखा। के.एस. लाल के अनुसार इससे न केवल एक नवीन वंश का उदय हुआ अपितु विजय, कूटनीति एवं साहित्यिक क्रियाकलापों के युग का भी जन्म हुआ। आर.पी. त्रिपाठी का मत है कि खिलजी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि नव उदित राजभक्ति की भावना को गहरा धक्का पहुंचा। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, उपाधि इब्ने सईफ, तलवार का बेटा, शाइस्ता खां, राज्याभिषेक, किलो खरी महल में प्रारंभिक जीवन। मलिक फिरोज खिलजी कबीले का तुर्क था। उसने अपने भाई शिहाबुद्दीन एवं उसके पुत्र अली गुरसप के साथ अनेक वर्षों तक बलबन की सेवा की थी। जलालुद्दीन बलबन के सरे जानदार खासदार में था। आगे चलकर वह उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक बना और मंगोलों के खिलाफ कई सफल लड़ाइयाँ लड़ी। कैकुबाद ने उसे आरिजे मुमालिक यानी युद्ध मंत्री का पद दिया। वह 3 महीने तक क्यूमर्स के संरक्षक एवं वजीर के रूप में कार्य किया। अंततः जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने कैकुबाद द्वारा निर्मित किलो खरी किले में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। चूँकि दिल्ली के सरदार एवं नागरिक आरंभ में जलालुद्दीन को उतना पसंद नहीं करते थे, अतः उसे किलो खरी को कुछ समय के लिए राजधानी बनानी पड़ी। 1 वर्ष पश्चात कोतवाल फखरुद्दीन एवं दिल्ली के नागरिकों द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही वह दिल्ली गया। जलालुद्दीन 70 वर्ष यानी सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान था की उम्र में सुल्तान बना था। यही कारण था कि उसके विचार उसकी उम्र से प्रभावित थे। बर्नी के अनुसार वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास रखता था। विद्रोहियों के प्रति अनुचित दयालुता का प्रदर्शन करता था और कहता था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। वह विद्रोहियों को माफ़ कर देता था, जैसे कीसली खां उर्फ मलिक छज्जू। यह कड़ा एवं
मानिकपुर का इकतदार और बलबन का भतीजा था। उसने अगस्त 1290 में सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा पढ़वाया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को पराजित कर बंदी बना लिया, परंतु जलालुद्दीन ने उसे माफ़ कर मुल्तान भेज दिया। ताजुद्दीन कूची यह कभी चालीसा का भी सदस्य रहा था। रणथंबोर अभियान के समय सुल्तान को मारने की योजना बनाता है। जब जलालुद्दीन को पता चलता है तो उसे दरबार में बुलाकर उसके सामने तलवार फेंक देता है और माफ़ कर देता है। फ़कीर सीदी मौला यह सुल्तान यानी खलीफा बनना चाहता था। प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु वह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की विधवा बेटी से विवाह भी कर लेता है। सीदी मौला चिश्ती संत बाबा फरीद द्वारा सूफी मत में दीक्षित हुआ था। इसी समय जलालुद्दीन पहली एवं आखिरी बार अपना संयम खोया और सीदी मौला का वध करवा दिया। बरनी बताता है कि इस फ़कीर की मृत्यु के कारण एक भयंकर अकाल पड़ा और लोगों ने यमुना में कूदकर जान दिया था। दुर्भिक्ष इतना भयंकर था, दुर्भिक्ष यानी अकाल इतना भयंकर था कि अन्न का भाव एक जीतल प्रति शेर पहुंच गया था। जलालुद्दीन की इन्हीं हरकतों से आजीज आकर अमीरे हाजिब अहमद चप ने सार्वजनिक रूप से सुल्तान की आलोचना की। उसने जलालुद्दीन से कह दिया कि राजा को शासन करना चाहिए तथा शासन के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उसे राज सिंहासन त्याग कर संतोष की सांस लेनी चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी ने स्पष्टतः अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए कहा कि वह अत्याचार और रक्त पिपासी नीति अपनाकर शासन नहीं कर सकता। जलालुद्दीन ने दिल्ली के ठगों एवं चोरों को फिर से चोरी न करने की प्रतिज्ञा लेकर बंगाल भिजवा दिया। जलालुद्दीन इतना उदार था कि बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया ब्रैकेट में, क्योंकि मैं तो उसका सेवक हूँ, और उसी स्थान पर बैठा जो दरबारियों के लिए निश्चित था। कभी भी बलबन के महल के आंगन में घोड़े पर सवार नहीं होता था। इसलिए प्रोफेसर S.R. शर्मा ने उसे कोमल हृदय वाला सुल्तान कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा। बड़े बड़े एग्ज़ामों में ये ज़रूर कोटेशन पूछ लेता है कि कोमल हृदय वाला सुल्तान किसने कहा था। प्रोफेसर S.R. शर्मा के कथन के अनुसार उसे कोमल हृदय वाला सुल्तान बोला गया था। हबीबुल्लाह महोदय के अनुसार हृदय परिवर्तित अशोक की तरह जलालुद्दीन खिलजी मानव प्रेम एवं विश्वास के साथ राज्य करना चाहता था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जलालुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई। यही वह पहला सुल्तान था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। सर्वप्रथम उसी ने घोषणा किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। जलालुद्दीन ने निकट सहयोगी अहमद चप के साथ बहस करते हुए कहा कि मैं हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा करने अपने धर्म का प्रचार
करने और अनुष्ठानों का संपादन करने पर रोक नहीं लगाऊंगा, भले ही हिंदुओं के ये कार्य कुफ्र के प्रमाण हो। उसने हिंदुओं को इस्लाम के गढ़ दिल्ली में भी आराम, वैभव एवं प्रतिष्ठा का जीवन जीने दिया। उसने धार्मिक जुलूसों को निकालने, यमुना में मूर्ति विसर्जन आदि पर रोक नहीं लगाया। कुल मिलाकर उसका मत था कि आतंक की नीति के जरिए केवल कुछ समय के लिए लोगों के हृदय में सरकार के प्रति भय और सम्मान स्थापित किया जा सकता है, किंतु इसका अर्थ सच्चे इस्लाम का त्याग करना होगा। अपने मत पर वह इतना दृढ़ था कि उसने कह दिया कि मैं अपने संबंधियों में किसी के लिए जो इस अमानुषिक नरसंहार करने वाले राजत्व के बदले उनकी मानवता बदलना चाहे, वह स्थान रिक्त कर सकता है। आगे हम ऊपर जो ब्रैकेट वाला पोर्शन छूटा था उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे अगर आगे चला जाएगा तो। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको पढ़ते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बगावत को निभाने के लिए इब्ने सैफ यानी तलवार का बेटा का नारा लगाया, जो उसकी उपाधि थी। नंबर 2, सुल्तान जलालुद्दीन पगड़ी धारण करता था। मंगोलों के बीच में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का श्रेय जलालुद्दीन को जाता है। नंबर 3, नयन जैसनी जलालुद्दीन खिलजी का ही अधिकारी था। नंबर 4, समकालीन संत शेख बशीर ने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। जलालुद्दीन द्वारा की गई नई नियुक्तियाँ। इसने ख्वाजा खातिर को वज़ीर, छोटे भाई यगरुसखा को आरिजे मुमालिक, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। छोटे भाई यगरुसखा को आरिजे मुमालिक, अहमद चाप को अमीरे हाजिब का पद दिया। इसने अपने सबसे बड़े पुत्र को खान खाना, दूसरे को अरकली खां और तीसरे को कद्र खां की उपाधि दी। जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली लखनौती के मध्य फैले हुए जंगल को साफ कराने तथा डाकुओं व लुटेरों से उसकी रक्षा करने का श्रेय प्राप्त है। अभियान रणथंभौर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने रणथंभौर अभियान किया। यहाँ का शासक हमीर देव था। जलालुद्दीन यहाँ पर झैन यानी झायन का किला तो जीत लेता है, लेकिन रणथंभौर नहीं जीत पाता है। जब रणथंभौर किले को नहीं जीत पाया तो कहा, मैं एक मुसलमान के बाल को ऐसे 10 किलो की तुलना में महत्वपूर्ण मानता हूँ, और बिना जीते वापस चला गया। मंडौर 1292 ईस्वी में मंडौर दुर्ग राजपूतों से छीन लिया गया। मंगोल अब्दुल्ला 1292 ईस्वी में मंगोल अब्दुल्ला ने पंजाब पर आक्रमण किया। अब्दुल्ला हलाकू का पौत्र था। यह ईरान में स्थापित मंगोल शाखा खानों का अंतिम आक्रमण था। जलालुद्दीन ने अब्दुल्ला से भेंट की और उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। इसी समय चंगेज खां के एक अन्य वंशज उलगू ने 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम स्वीकार कर लिया। यही नवीन मुसलमान कहलाए। जलालुद्दीन खिलजी ने
इन नवीन मुसलमानों को दिल्ली में जिस जगह बसाया वह स्थल मुगलपुरा के नाम से जाना जाता है। भिलसा 1292 ईस्वी में कड़ा एवं मानिकपुर के इक़्तेदार अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में भिलसा की लूट की। जलालुद्दीन इस लूट से प्रसन्न हुआ और अलाउद्दीन को अवध की भी इक़्तेदारी दे दी। इसी समय अलाउद्दीन को अर्ज़े मुमालिक बना दिया गया। देवगिरी का यादव शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन को देवगिरी के विषय में जानकारी भिलसा अभियान के समय होती है। उसने सुल्तान से चंदेरी पर, जो कि देवगिरी पर नहीं, आक्रमण करने की अनुमति मांगी। चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी। उसने देवगिरी पर आक्रमण से पूर्व बर्नी के चाचा अलाउल मुल्क को अपना नायब नियुक्त किया। यह अभियान उसने कड़ा मानिकपुर एवं अवध के इक़्तेदार की हैसियत से किया और चोरी से किया। उसने अफवाह फैला दिया कि वह दिल्ली का असंतुष्ट सरदार है जो तेलंगाना राज्य में नौकरी करने जा रहा है। वह 8000 की सेना लेकर दक्षिण के सतपुड़ा पर्वत पर स्थिर लासवा दर्रे, जिसे लाशुड़ा भी बोलते हैं, को पार करता है। इसामी के अनुसार यही लाशुड़ा दर्रे, जिसे लजौरा घाटी भी बोला जाता था, पर कान्हा युद्ध कला में निपुण 2 साहसी जागीरदार रानियों की मदद से अलाउद्दीन से लड़ा, परंतु वह हार गया। अलाउद्दीन खिलजी एवं नसरत खां जलेसरी ने शासक रामचंद्र देव एवं उसके पुत्र शंकर देव, जिसे हम सिंहन देव के नाम से भी जानते हैं, को हरा दिया। रामचंद्र देव को देवगिरी पुनः इसी शर्त पर दिया गया कि वह एलिचपुर प्रांत की आय प्रति वर्ष दिल्ली भेजता रहेगा। देवगिरी पर आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। डॉक्टर एस राय का कथन है कि अलाउद्दीन ने दिल्ली को देवगिरी में ही जीता था, क्योंकि यह दक्षिण का सेना ही था जिसने अलाउद्दीन के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त किया था। सुल्तान जलालुद्दीन को ग्वालियर में देवगिरी विजय की सूचना मिली। अलाउद्दीन ने अपने भाई अल्मास बेग के माध्यम से सुल्तान के पास एक पत्र भेजकर भेंट का निवेदन करता है। अहमद जब ने सुल्तान को भेंट ना करने और धन को लूटने की सलाह दी, क्योंकि उसका मानना था कि धन और कलह, कलह और धन। परंतु जलालुद्दीन ने उसके सलाहों को अनसुना कर दिया। सुल्तान कड़ा में गंगा नदी के तट पर 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन से मिलता है, परंतु इसी समय सलीम ने सुल्तान पर हमला कर दिया और इख्तियारुद्दीन खुद ने सुल्तान जलालुद्दीन का सिर काट दिया। मलिक फ़खरुद्दीन को छोड़कर सुल्तान के सभी साथी मार दिए गए। बर्नी के अनुसार शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक रहा था कि कड़ा में अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन अपने इस पोषक जलालुद्दीन की हत्या के प्रतिफल से नहीं बचा। भाग्य ने आगे चलकर उसकी राह में एक विश्वासघाती, जिसे मलिक काफूर कहते हैं, को बैठा दिया।
जिसके द्वारा उसके परिवार का संहार हुआ। बर्नी के अनुसार सही बात है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। वो जैसा दूसरों के साथ किया वैसे ही उसके साथ हुआ। बर्नी के अनुसार प्रत्येक मंजिल पर वह वहाँ से स्वर्ण मुद्राओं को बिखेरते हुए दिल्ली पहुँचा। वह बलिस्ता से स्वर्ण मुद्राओं को बिखेरता था, जिससे जनता उसके विश्वासघात एवं कृतज्ञता को भूल गई। लालच देके अपनी गलतियों को वह छुपा लिया। आगे हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। मूल नाम था इसका अली या अली गुरसप। जन्म इसका हुआ था 1266 ईस्वी को सिरसा में। राज्याभिषेक नंबर 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी में रकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत खाना ए जुलूस में अलाउद्दीन ने राज्याभिषेक किया। उपाधि अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया वादिन मोहम्मद शाह खिलजी। बहुत लंबा नाम था ये मुग़ल पीरियड का। सिकंदर द्वितीय। सिक्कों एवं सार्वजनिक प्रार्थनाओं में यही उपाधि अंकित है। सल्तनत का समुद्रगुप्त स्टेनले लेनपूल ने कहा है इसे सल्तनत का समुद्रगुप्त। ध्यान रखना, कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्तनत का समुद्रगुप्त किसने कहा था अलाउद्दीन खिलजी को। तो आंसर होगा इसका स्टेनले लेनपूल ने। कथन बहुत तेज़ी से पूछता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमनीन, खलीफा का दायां हाथ या खलीफा का नायब इसे कहा गया। अमीर खुसरो एवं इसामी ने उसे भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। अलाउद्दीन खिलजी का खुतबा गजनी की जमा मस्जिद में पढ़ा गया था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान आदि कहा है। जोधपुर में स्थित पंडुआ के संस्कृत शिलालेख जो कि 1301 ईस्वी का है में उल्लेख है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसमें अलाउद्दीन को योगिनीपुरा यानी दिल्ली का शासक बताया गया है। ककसूरी का कहना है कि अलाउद्दीन द्वारा जीते गए किलों की गणना कौन कर सकता है। आगे देखते हैं। डॉक्टर एस राय उसे एक महान मुसलमान शासक प्रबंधक मानते हैं। वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य एवं मुस्लिम शासक की शुरुआत इसी से मानते हैं। मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। मोहम्मद हबीब ने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद पर टिप्पणी में अमीर खुसरो की यशगान वाली पंक्तियों को पलट कर लिखा है। और फिर देखी तूने धरती पर हड्डियाँ, बहुत अच्छा लाइन है। और फिर देखी तूने धरती पर हड्डियाँ। एस.आर. शर्मा के अनुसार वह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव अलाउद्दीन को भारत का पहला तुर्की सम्राट मानते हुए उसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से करते हैं। कोटेशन को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुल्सले हेग ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार अलाउद्दीन का शासन लज्जापूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी
जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। उसने अपने चाचा एवं पिता शिहाबुद्दीन के साथ अनेक वर्षों तक बलबन की सेवा की थी। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक यानी समारोह का स्वामी का पद दिया। मलिक छज्जू का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया, जिससे 1291 ईस्वी में उसे काड़ा का सूबेदार बना दिया गया। अलाउद्दीन को पढ़ने लिखने का समय न ही मिला, इसलिए बर्नी कहता है कि वह अशिक्षित था। वही फरिश्ता का मत है कि सुल्तान बनने के पश्चात उसने व्यक्तिगत रूप से पढ़ना प्रारंभ किया और फ़ारसी सीखा था। खुद अलाउद्दीन का कहना है, यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, नहीं कभी रोज़े रखे हैं या रखा हूँ, और ना ही कभी शुक्रवार की नमाज में शामिल होता हूँ, फिर भी मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। अलाउद्दीन को इस बात पर गर्व था कि यद्यपि उसे किताबी ज्ञान नहीं था, किंतु उसने एक ऐसे विद्यालय में शिक्षा पाई थी जिसका वास्तविक महत्व है, अर्थात अनुभव की पाठशाला। उसका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था। वह अपनी सास यानी मलिका-ए-जहां एवं अपनी पत्नी के व्यवहार से दुखी था। माहरू अलाउद्दीन की दूसरी एवं प्रिय पत्नी थी। कौन अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी थी? माहरू। उसकी सास ने जलालुद्दीन की मृत्यु के पश्चात अपने सबसे छोटे पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली के सुल्तान बनवाया। आगे उसके इसी व्यवहार के कारण जलालुद्दीन का योग्य पुत्र अरकली खां मुल्तान से नहीं आया। रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाली परिवार के सभी सदस्यों को मारने हेतु उल्लुग खां एवं जफ़र खां को मुल्तान भेजा। जलालुद्दीन परिवार के सदस्यों ने शेख बहाउद्दीन ज़कारिया के पौत्र शेख रुकनुद्दीन की मध्यस्थता का सहारा लिया। शेख ने उसकी जीवन रक्षा का वचन प्राप्त कर लिया था, परंतु इस वचन को निभाया नहीं।